हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो, आपको यहाँ पर वीडियो डाले जा रहे हैं तो उसका बेनिफिट तभी होगा जब उसको आप देखिए, उसमें कुछ डाउट हो उसको आप कहते हैं मतलब शेयर करो व्हाट्सएप पर। बाकी कुछ नोट्स मैंने उधर भी डाल रखे हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से आप देख सकते हो। तब एक पूरी प्लानिंग के साथ काम कराया जा रहा है। अगर आप इसको कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इवन जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े हैं वो भी अपना इधर 2-4 दिन पढ़ करके बढ़िया मतलब अब अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप कर सकते हो। और बाकी दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि 5 सेट हम डाल रहे हैं। ये 5 सेट जो होंगे ना, ये समझ लो अगर आप कर ले रहे हो तो लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं, हर टाइप के, उसमें कुछ छूट नहीं रहा है। मतलब न्यूमेरिकल में, इनऑर्गेनिक में, या ऑर्गेनिक में हर टाइप के क्वेश्चन। हाँ ठीक है, हो सकता है कोई वैल्यू चेंज करके कोई क्वेश्चन देना है, बात दूसरी है, बट पैटर्न जो है इससे एक्स्ट्रा नहीं आना है। तो ट्राई करो कि जो ये आज मैं 4th सेट डालने वाला हूँ, इसके पहले मैं 3 सेट डाल चुका हूँ, 1 सेट डाल दूंगा, कल डाल दूंगा। ठीक है, तो ये 5 सेट आप बढ़िया से कर लीजिए अच्छी तरह से। और बाकी उसका फिर आपको देखो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के सेगमेंट वाइज PYQ डाल रखे हैं। अब देखो यहाँ पर ना आप NCERT के सारे क्वेश्चन अगर आप लेकर के बैठ रहे हो तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि NCERT में एक एक चैप्टर में मतलब अराउंड अगर देखोगे इंटेक्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज तो सैकड़ों क्वेश्चन दे रखे हैं। आई डोंट थिंक कि मतलब उस पर टाइम वेस्ट करना थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जो बच्चा कर रखा है रिवाइज कर सकता है, उसको मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन खास करके आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो मिलेगा PYQ से। PYQ में भी हर टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो एक रिवीजन जो करोगे आप PYQ से, आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। तो चैप्टर की थ्योरी करने के बाद PYQ हर चैप्टर के जरूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ा सब लाइव सब्सक्राइब भी करो, अगर मन करे तो वो भी कर देना। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर, ये फिर सेट 4 है फुल लेंथ पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं भाई। तो पूरी कहानी आप, ये राम कहानी है, ठीक है, इसको आपको पता है, उसमें मुझे लगता है कि समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए वही है सेक्शन ABCDE। ठीक है, ई में 3 क्वेश्चन हैं, 5 मार्कर हैं। डी में कितने क्वेश्चन हैं, 4 मार्कर हैं। ठीक है, और बाकी इंटरनल चॉइस जो दिया गया वो दिया गया, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बेटे बिल्कुल कूल माइंड से 5 सेट बढ़िया से करो। 5 सेट अगर बढ़िया से आपने कर लिया, सॉल्व करके प्रैक्टिस करके हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ही बार बार मैं ही कह रहा हूँ। ठीक है, देखो नेक्स्ट को आ जाइए। अब यहाँ पे क्या है, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉल्यूइन इन सनलाइट। टॉल्यूइन क्या भाई, देखो ये टॉल्यूइन है CH3, मोनोक्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH। देखो यहाँ पे क्या है, Cl2 और ये सनलाइट, एक बार क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। और फिर क्या कह रहे हैं कि इसका क्या कराना है हमें, इसका कराना है एक्वस NaOH के साथ। आपको बताया गया था एक्वस NaOH, एक्वस NaOH क्या परफॉर्म करता है, सब्स्टिट्यूशन। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका देखो CH2H, वी गेट बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। देखो इस टाइप से मोनोक्लोरिनेशन देन एक्वस, तो क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, फिर अब फॉलोइंग एल्काइल हाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडली। देखो यहाँ पर क्या बेटे, SN1 रिएक्शन हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर। तो यहाँ पर तो कार्बोकेटायन सारे क्या हैं, 3 डिग्री सारे हैं। उसके बाद अगर कार्बोकेटायन सेम है तो हम लिविंग ग्रुप देखते हैं। आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज, तो ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। ये देखो नेक्स्ट को बता जाइए, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। देखो ऐसा है बेटे, पहले में ये किस में है, Ag+ में है, तो Ag+ आपका जो होगा वो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। यहाँ देखो ये Cu2+ है, तो Cu2+ में एक अनपेयर्ड होता है, Zn2+ में अनपेयर्ड नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी, Cu+ CuF2 इज कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है ना, देखिए इसके बाद रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सा हो जाएगा आपका ये आप पढ़ते आ रहे होगे, बार बार कराया गया होगा केमिकल काइनेटिक्स में भी। देखो नेक्स्ट इसको बता दीजिए मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये क्वेश्चन जैसे है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा पूरे बोर्ड पर भर दिया गया, उसका कोई फायदा नहीं है। हमें NH4OH, ध्यान दो, हमें NH4OH जो है ना, NH4OH उसका क्या बताना है, मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन। तो NH4OH देखो क्या है, NH4OH के अंदर हमें क्या चाहिए, पहली बात NH4OH चाहिए। NH4OH के अंदर हमें NH4Cl, देखो NH4Cl दोनों को अगर ऐड करोगे
तो हमें NH4 आयन यहाँ से मिल जाएगा और OH आयन यहाँ से मिल जाएगा। बन गया क्या, NH4 बन गया। और एक्स्ट्रा क्या रहा है, एक्स्ट्रा रहा हमारा NH, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं देखो उसके बाद आ जाइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अभी, रेट लॉ। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। इसमें को रेट लॉ दिया गया है R = K और ये A और B पावर। देखो सिंपल दोनों, अगर आपसे पूछ सकते हैं क्या तो ये उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर क्या लिखोगे यहाँ पर, मैं कुछ और बताता हूँ, 1 + 1 ऑर्डर 2 हो जाएगी। पूछ सकते हैं कि व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो मोल पावर 1 - 2 लीटर पावर 2 - 1 पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है भाई, मोल पावर 1 - n। ठीक है, मोल पावर 1 - n, लीटर पावर n - 1 और ये पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपसे पूछते यूनिट क्या है तो आप यहाँ वैल्यू कितना डाल दोगे, 2 डाल दोगे, तो 1 - 2 मीन्स -1, तो मोल पर -1 लीटर और पर सेकेंड। लेकिन पूछा क्या गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ एच डबल्ड बाय कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट। बी को डबल किया गया, को कांस्टेंट रख करके, तो जैसे इसको डबल रखोगे रेट क्या हो जाएगा, रेट बिकम 2 टाइम्स। ठीक है, नहीं देखिए इसके बाद फीचर ऑफ फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वोलाटाइल। भाई मोस्ट वोलाटाइल का मतलब क्या, उसके अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स होना चाहिए, उसके डिसोसिएट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या पूछा गया अभी, यहाँ इसके अंदर एच बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी देखो, तो अगर इन दोनों में तो एच बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ एच बॉन्डिंग, लेकिन फिर भी एन क्या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोस्ट वोलाटाइल कौन सा है हमारे यहाँ पर, प्रोपेन विल बी मोस्ट वोलाटाइल इन गिवन कंपाउंड। नहीं देखिए इसके बाद द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पर। देखो पहले यहाँ समझ लो, एनर्जी का मतलब हम ऐसे कंपेयर करेंगे, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू Hc/λ होता है, इक्वल टू Hc/λ। ठीक है, सॉरी, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहाँ पर जो Cn है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है Cn की ज़्यादा होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले प्लेस किया गया ये CO, Cn, En आप लोग देखे होगे इसमें, तो Cn सबसे पीछे होगा, तो यानी कि ऑप्शन हमारा देखो इन दोनों में सोना चाहिए। अब बचा H2 और NH3, जिसके अंदर NH3 का ज़्यादा होता है, C के बाद NH3 आना चाहिए, ऑप्शन कौन सा ले चलोगे, C ले चलेंगे, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके बाद क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद, क्लोरोइथेन क्या भाई, देखो क्लोरोइथेन ये है CH3 CH2 Cl, किसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, डाईइथाइल ईथर, CH3 CH2O और ये CH2। बेटा देखो ये विलियमसन सिंथेसिस है, RH + RONA, RONA क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड, देखिए बन जाएगा आपका CH5ONA। टर्सरी अमाइन है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमॉन्ग आइसोमेरिक अमाइन। देखो टर्सरी अमाइन के अंदर एच बॉन्डिंग नहीं होती है, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा, आइसोमेरिक में मोलर मास का मतलब क्या सेम रहेगा, तो प्राइमरी का ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम, टर्सरी का बिल्कुल नहीं। तो उसका रीजन क्या है, दे डू नॉट फॉर्म एच बॉन्डिंग। ठीक है, देखो नेक्स्ट बता जाइए, रिएजेंट विच डजंट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। देखो भी ऐसा है, फेलिंग मिल गया, हमें बाकी सोचना ही नहीं है, सिंपल। फेलिंग जो होता है एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता। बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर देखो हमारा क्या कॉपर है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। आइए नेक्स्ट इसका देखिए, कंसीडर द आर्यस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। देखो के क्या भाई, के यहाँ पर जो है के देखिए, के = A/E/RT पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन है, ये के = A/E/RT, ये है ना, के = A/E/RT। अब क्या पूछा गया, रेट पूछा गया, रेट कांस्टेंट परफेक्ट पूछा गया। देखिए रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है घट रहा है कहाँ पर, किसके, देखो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजेस टेम्परेचर। देखो ऐसा कि अगर ध्यान दो, हमें इसी पर देखना है, के = क्या है, चलो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, देखिए के जो हमारा, ध्यान दो, ठीक है, के क्या भाई, के = A/-E/RT, A/-E/RT। हम कह सकते हैं इसको के = A 1/E/,
E बाई आर टी। देखो अब कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग एक्टिवेशन, जब एक्टिवेशन बढ़ाओगे और टी को घटाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ ये वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। सिंपल है। इसका मतलब क्या कि के हमारा घटना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन ये हमारा गलत है। ये अब यहाँ के डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन या डिक्रीजिंग तो ठीक है, ऑप्शन आ गया। सिंपल है, बात खत्म। सिंपल भाई अगर आप मान लो उसको क्या करो, ये को आप इंक्रीज कर रहे हो और टी को क्या करो डिक्रीज कर रहे हो, तो ये वैल्यू हमारी बढ़ेगी। ये बढ़ने का क्या न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर क्या होगा बढ़ रहा है, उसके इसमें क्या होगा हमारा ए के क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके बाद फिर वन मोर। अच्छा क्वेश्चन देखो, ये हर सेट में लगभग डाला गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CrCl3.6H2 is treated with excess of HNO3, 3 moles of AgCl are obtained। तो जितने AgCl बनेंगे हमारे पास उतने आयोनाइज्ड Cl होने चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, अभी 3 Cl को हमने क्या किया बाहर ले लिया। बाकी क्रोमियम का क्वांटम नंबर कितना होता है 6 होता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कुछ टाइप से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जितने AgCl बनेंगे उतने ही आयोनाइज्ड Cl बाहर होने चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन बन गए हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। हेक्सा एक्वा अगर मान लो ही कहते 2 मोल्स होता तो 2 मोल का मतलब क्या करते हैं फिर उस केस में हम सिर्फ 2 Cl को बाहर करते, 2 ही Cl बाहर करते और फिर तो एक Cl को अंदर रखना पड़ता हमें। लेकिन क्रोमियम का क्वांटम एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर H2 कितना करना पड़ता 4 करना पड़ता, और फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर डॉट H2, क्योंकि देखो इस टाइप से अगर कहते 2 Cl बाहर है तो 2 Cl बाहर करने के लिए मतलब 2 AgCl के PPT बन रहे हैं, तो उसकी हम ये लेकर के चलते। अगर कहते 3 है तो हम ये लेकर के चल रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। इन कन्वेंशनल एक्शन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड ट्रीटेड विद बाय जिंक अमलगम ZnHg, Zn जिंक अमलगम और HCl, ZnHCl, और देखो इससे ट्रीट करते हैं। इसको रिएक्शन पढ़ेगा आप लोगों पास से, देखो होता नहीं C डबल बॉन्ड O, यहाँ का क्या करते हैं ZnHg जिंक अमलगम और ये H प्लस, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका CH2। क्या बन जाएगा ये CH2। ठीक है, नहीं देखो इसके बाद गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट लेवल एसेशन वही कहानी है। यहाँ पर क्या पूछा गया, बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल। नहीं बेटे, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ईथर का जो आर पार्ट होता है वो आप एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया एसेशन इज फॉल्स, एसेशन इज फॉल्स। ठीक है, देखो आपको ऑप्शन बन गया ये। नेक्स्ट आइए इसके बाद ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ग्लाइसिन डजंट कंटेन एनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, एसर्शन क्या है ट्रू है, क्लियर है। ठीक है, और मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर ये भी सही है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये कह सकते हो आप यहाँ पर। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद गिवन बिलो एक्टिनाइड फॉर्म रिलेटिवली, देखिए एक्टिनाइड फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड, ये गलत है भाई। ठीक है, क्लियर है। और बाकी क्या है एक्टिनाइड कैन यूटिलाइज देयर, ये तो करेक्ट है, यानी कि असर्शन इज फॉल्स रीजन इज करेक्ट। देखिए आप ऑप्शन आपका ही आ गया ये। आइए नेक्स्ट इसके बाद देखो, अब है बेटा एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस देखो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड का पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या है। देखो ये हमारा बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, कैसे बनेगा भाई बेंजीन सल्फोनामाइड है ये। देखो ये क्या होता है एन इथाइल, एन पर क्या है CH2 और ये, और यहाँ पर क्या H है। देखो ये भी टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग टेस्ट है, कि इसमें होता है क्या कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है भाई बेंजीन सल्फोनामाइड है। ठीक है, कि किस सेक्शन करेगा ये एमाइन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट एंड कंपाउंड जो बनता है दैट कंपाउंड अगर प्राइमरी एमाइन है सॉल्वेबल इन KOH, सेकेंडरी एमाइन है इनसॉल्वेबल, टर्सरी एमाइन डजंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, क्लियर। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। इसके पास एक एसिडिक H है दैट्स इट इज सॉल्वेबल इन KOH। देखो यहाँ क्या लिखा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्वेबल इन KOH, हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन इज स्ट्रांगली एसिडिक, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन सिंपल। देखो इस टाइप से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 19 क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अब देखो सेक्शन B आइए भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, NCERT का एग्जाम्पल है, इसको आप लोग कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, हमें प्रूव करना है कि 99.9% कंप्लीट होने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है
तो उसको 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का 10 टाइम है। ताकि शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें पता है टी हाफ क्या होता है। वी नो दैट टी हाफ क्या बेटे, टी हाफ होता है 0.693 बाई के, दैट इज 2.303 इंटू 0.3 बाई के, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट हो गया ये। उसका देखो टी क्या है, टी क्या होता है आपका 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइन 99.9% कंप्लीट हो जा रहा है। कितना बचेगा ये 0.1। देखो सिंपल आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 2.303 बाई के लॉग 10 पावर 3। क्या लिखोगे इसको 2.303 बाई के इंटू 3। देखो सेकंड आ गया ये। और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या हो जाएगा अभी T1/2 टी हाफ डिवाइडेड बाई T 99.9% इक्वल टू देखो 2.303 इंटू 0.3 बाई के। अब फिर यहाँ लिख सकते हो K बाई 2.303 इंटू 3 आ गया ये। देखो इससे कैंसिल हो जाएगा ये, किसके कैंसिल हो गया, ये बचा कितना 1/10 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ T हाफ। देखो सिंपली आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग कर लेना। इसमें क्वेश्चन और है कि T 99% इज 2 टाइम ऑफ T 90%। इसी टाइप से उसको भी करना है, आप लोग कर लेना इसको। देखो नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI एंड ब्रोमीन वाटर। ठीक है, देखो तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ये होता है, देखिए यहाँ पर ये CHO, और ये क्या है, ये अच्छे क्वेश्चन हैं भी, CHOH 4 टाइम्स, CHOH 4 टाइम्स, और यहाँ पर क्या ये CH2OH। हम कराएंगे इसको ग्रुप किसके साथ, HI के साथ। HI के साथ क्या बनेगा भाई, HI के साथ बनता है बेटा CH3 CH2 4 टाइम्स, और ये क्या CH3। ठीक है, देखो ये बनेगा। और ब्रोमीन वाटर के साथ जो बनेगा Br2-H2O के साथ बनेगा क्या, ग्लूकोनिक एसिड। देखो ग्लूकोनिक एसिड है CHOH 4 टाइम्स, और यहाँ क्या बन जाएगा ये ब्रोमीन वाटर हमारा क्या है, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो दोनों रिएक्शन का रिलेवेंस क्या है ये पूछा जाता है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HI एंड फॉर्म एनहेक्सेन व्हिच कन्फर्म ऑल 6 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज आर लीनियरली लिंक्ड। और फिर ये पूछा गया है कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद इट चेंजेस टू ग्लूकोनिक एसिड विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखिए, मैं इसको बोल के समझा दे रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिए भाई। क्या है कि क्या पूछा गया है कि इनुमरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई ओपन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बट ग्लूकोज एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शंस नहीं देता है। ठीक है, जैसे क्या, इट डजंट रिएक्ट विद NH3, इट डजंट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल, इट डजंट रिएक्ट विद क्या नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट डजंट रिएक्ट विद 2,4-DNP, इट विल नॉट रिएक्ट विद शिफ्ट बेस। तो रिएक्शन होगी। और दूसरा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डजंट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन विच कन्फर्म एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो 4-5 लाइन आपको याद करना है कि ग्लूकोज have aldehyde group but it doesn't give some reactions of aldehyde, like it will not react with ammonia, Grignard, Schiff base, 2,4-DNP, and glucose pentaacetate doesn't react with hydroxylamine which confirm absence of free aldehyde group। ठीक है, आओ नेक्स्ट इसके बाद देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपको मैं कराया हूँ कई बार, देखोगे चैनल पे, मतलब हेलोल्केन में भी होगा, PYQ में भी है, और बाकी क्या कहते हैं कि जो हम सिंपल पर सॉल्व कर रहे हैं उनमें भी कई सिंपल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो हेलोल्केन रिएक्ट्स विद KCN टू फॉर्म साइनाइड, बट एजीशन के साथ क्या फॉर्म करता है, आइसोसाइनाइड। देखो यहाँ पर KCN, अब यहाँ पर हम दूसरा बोर्ड यूज़ करते हैं, जरा देखिए यहाँ पर आइए, देखिए इस टाइप से। अब KCN क्या है हमारा, KCN जो होता है ना, इट इज़ प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड। ये क्या देगा हमें K++CN-, जो CN- है it is ambident nucleophile, means which can combine with carbon and nitrogen, but carbon-carbon bond is stronger than carbon-nitrogen bond due to difference in electronegativity and size,
हेंस साइनाइड इज फॉर्म। इसका मतलब क्या, अगर हम ऐसे लेके चलेंगे, देखिए यहाँ पर CH3Cl प्लस मान लो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर ये KCN, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका CH3Cn बन जाएगा, क्या बन जाएगा CH3Cn प्लस KCN। ठीक है, अब देखो उसके बाद, लेकिन यही रिएक्शन मान हम कराते हैं किसके साथ, AgCN के साथ। AgCN क्या हमारा, AgCN इज कोवैलेंट कंपाउंड। अब वो क्या करेगा भाई, CH3Cl प्लस AgCN क्या बन जाएगा यहाँ पर बनेगा CH3NC बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो देखो फिर यहीं का आपके क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लीजिए, क्या लिखना आपको कि KCN इज प्रीडोमिनेंटली, वर्ड जरूर लिखना है कि प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, इट डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड CN माइनस इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल which can combine with carbon and nitrogen, but carbon-carbon bond is stronger than carbon-nitrogen bond due to difference in electronegativity and size, hence cyanide is formed. On the other hand, AgCN is covalent compound which can donate lone pair through nitrogen and form isocyanide. ठीक है, अब आइए इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन C5H10। देखो बेटे ध्यान दो, C5H10 का अगर DU निकालोगे तो DU आएगा कितना 1। इसका मतलब क्या कि C5H10 या तो क्या है साइक्लोएल्केन है और या तो क्या है एल्कीन। अगर DU निकालना नहीं आता तो सिंपल लिख सकते हो कि ये मार्कर फॉर्मूला कंपाउंड इंडिकेट्स दैट इट इज साइक्लोपेंटेन और पेंटीन, या तो साइक्लोएल्केन होगा या तो क्या होगा एल्कीन होगा। क्या लिखा है, इट डजंट रिएक्ट विद क्लोरीन डार्क। इसका मतलब अगर क्लोरीन ये डार्क रिएक्शन नहीं करा तो एल्कीन नहीं है, ये क्या आपका साइक्लोएल्केन है। अभी क्या बन गया, अभी साइक्लोएल्केन क्या हो गया हमारे, देखो दिस इज साइक्लोएल्केन। फिर इससे किसे कराए हम यहाँ पर Cl2 और सनलाइट, मतलब देखो Cl2 सनलाइट का मतलब क्या, उसके पास sp3 कार्बन है, तो हमने क्या किया CH2 सनलाइट क्या बन गया मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मोनोक्लोरो, देखो स्ट्रेच बन जाएगा ये। तो आपको लिखने के लिए क्या लिखोगे भाई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड इंडिकेट्स इट मे बी एल्कीन और साइक्लोएल्केन since compound doesn't react with chlorine in dark, hence it is not alkene, it is cycloalkane and फला 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 रिएक्शन पूरा लिख दिए, सिंपल, कोई दिक्कत थोड़ी। आइए इसके बाद देखो नेक्स्ट 22वां, गिव एविडेंस दैट दिस टू आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। देखो बेटा ऐसा है सिंपल, देखिए CH3 ये क्या है, एविडेंस देना, आपको प्रूफ देना है। CH3 एविडेंस कोर्ट में है, जैसे प्रूफ देते हैं भैया प्रूफ करो ये मुजरिम है कि नहीं है, उसी टाइप से आपको देना है यहाँ पर एविडेंस कि ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर हैं कि नहीं। मतलब देखो अब यहाँ पर क्या, पहले तो इसका नाम देख लेते हैं, तो आपको समझा दे रहे हैं नाम भी, ठीक है वो रहेगा बेटर। देखो CO यहाँ पर क्या ये CO NH3 Cl और फिर क्या ये SO4 और ये क्या है CO NH3 SO4 और फिर क्या ये Cl। भाई को ध्यान दो, ये दोनों आपके आयोनाइजेशन आइसोमर हैं, क्यों, डिसोसिएट होने पर ये देगा सल्फेट आयन और देगा क्लोराइड आयन। लेकिन हम तो पेन पेपर से कह दे रहे हैं, लेकिन हमें प्रूफ कैसे करना है, ठीक है वो देखिए। तो नाम क्या है इसका भाई, पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। एविडेंस क्या है भाई, एविडेंस देखो, दिस कंपाउंड विल रिएक्ट विद BaCl2 and this compound will not react with silver nitrate। ध्यान दो, तो यहाँ BaCl2 के साथ क्या देगा, इट विल गिव वाइट PPT या BSO4 ये देगा। और यहाँ पे ये कंपाउंड जो है इट विल नॉट रिएक्ट विद BaCl2, रिएक्शन नहीं करेगा, बट इट विल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, AgNO देगा ये, और यहाँ पर देगा ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट। सिंपल देखो स्टेप्स देखोगे आप, ठीक है। जहाँ सल्फेट आयन बाहर है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट का वाइट PPT देगा, जहाँ क्लोराइड आयन बाहर है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके AgCl का वाइट PPT देगा। सिंपल ये हमारा एविडेंस हो गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद 23rd क्वेश्चन, आइए भाई रेट कांस्टेंट। अब देखो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये पूछा भी गया, कई बार आपको बता भी दिया गया, ठीक है। देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना, अभी K कितना दिया गया है, K दिया गया 60, K कितना दिया गया है 60। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस इट्स 1/16 है, चलो 1/10 ले हम, तो एनसीईआरटी में 1/16 दिया गया, हमें यहाँ पे 1/10 दिया गया, ठीक है 1/10 ले लो। तो 1/10 का मतलब क्या, इनिशियल कितना बेटा, अगर इनिशियल हम लेके चलते हैं कितना x, तो फाइनल कंसंट्रेशन विल रिमेन्स x/10,
कितना हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन विल बी x/10, फाइनल कंसंट्रेशन विल बी x/10। देखो इस टाइप से हमें टाइम निकालना है, तो t क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2.303/k लॉग, देखो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद लॉग इनिशियल बाई फाइनल x/10, तो क्या हो जाएगा log 10 1 हो जाएगा, कितनी वैल्यू बचेगी 2.303/60 सेकंड, ये हमारा टाइम लगेगा, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, इतना सेकंड बच जाएगा ये, ठीक है। इतना सेकंड लगेगा इसको 1/10 तक पहुंचने में, स्टार्टिंग से, इनिशियल से, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भाई, रेट कांस्टेंट हमें दे रखे हैं, रेट कांस्टेंट, देखो हमें रेट कांस्टेंट दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलो इसको इधर लेके चलते हैं। रेट कांस्टेंट दिया गया कितना, रेट कांस्टेंट में दिया गया है log a माइनस ए बाई 2.303 RT, फिर ये एक्टिवेशन एनर्जी। देखो यहाँ पर पहले कहानी समझ लो, ये आर्डिनेंस इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। पहले क्या होता है, k इक्वल टू होता है ए पावर माइनस ए बाई RT, दूसरा क्या होता है log k इक्वल टू log a माइनस ए बाई 2.303 RT। देखो ये वैल्यू है log, ये हमारा आर्डिनेंस इक्वेशन है, ये याद रखें, ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी है। फिर ग्राफ इज प्लॉटेड log k वर्सेस 1/t, तो स्लोप जो आ रहा है -4250 आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए दूसरा बोर्ड यूज़ करते हैं। देखो पहले एक बार वो देख लो कितना है, -4250, ठीक है। हाँ अब यहाँ से क्या देखो, log k इक्वल टू क्या होता है भाई, log a माइनस ए बाई 2.303 RT। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहले उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, log k इक्वल टू माइनस ए बाई 2.303 R, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर 1/t प्लस log a, y इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप आपका आ गया ये। अब यही स्लोप हमें दिया गया है, ये स्लोप कितना दिया गया है, माइनस ए बाई 2.303 R, ठीक है, इक्वल टू -4250। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बेटा 4250 इंटू, देखो ये वैल्यू हमारी 19.143 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, और हम कर देंगे 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इतना किलो जूल पर मोल ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। जब सॉल्व करोगे तो डेसिमल क्या आ जाएगा, मीन्स कितना आ जाएगा, ये 4.250 इंटू 19.14, अराउंड 80 करीब आ जाएगी सिंपल वैल्यू, आप उसको देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राइट द क्वेश्चन इन्वॉल्व इन फॉलोइंग रिएक्शन। देखो वुल्फ क्रिस्टनर रिएक्शन, भैया कुछ नहीं है, वुल्फ क्रिस्टनर में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड रिएक्ट्स विद NH2 का मतलब क्या, हाइड्रोजन, NH2 जो कंपाउंड बनता है, क्या बन जाएगा, कंपाउंड ये N और ये NH2, इट फर्दर रिएक्ट्स विद KOH एंड C2H6O2 इथाइल ग्लाइकॉल, और क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। सिंपल क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन हो गई। आप यहाँ वैलेंसी चेंज करके यू कैन राइट थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कार्बन कंपाउंड हाइड्रोजन कंपाउंड ऑब्टेन रिएक्ट विद KOH एंड इथाइल ग्लाइकॉल एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड का भी रिटार्ड रिएक्शन, देखो सिंपल क्या, डायरेक्ट लिखो यार, नो नीड टू राइट इंटरमीडिएट। ऐसे केस में सिंपल क्या लिखो यहाँ पर, CrO2 Cl2 CH2, और लिखोगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड, टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। यही क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, अभी क्या पूछा गया है सॉरी टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना। अगर ये भी क्या पूछा गया, राइट शॉर्ट नॉट रिटार्ड रिएक्शन, ये लिखोगे, पूछ सकते हैं टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, ऐसे कर सकते हैं, टॉल्यूइन है, ये है, उसको आइडेंटिफाई करिए, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, पूछे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर, व्हाट आर द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन विच टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट। किसमें प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट में। विच मोनोसैकेराइड्स मीन्स आर प्रेजेंट इन स्टार्च, अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। विच टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, अब ग्लूकोज तो सिंपल हमारा क्या मोनोसैकेराइड ही है।
तो इसके अंदर स्टार्च के अंदर क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, इसके दो पार्ट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, वो सब सारे अल्फा डी ग्लूकोज के पार्ट ही होते हैं। एमाइलोलिन होता है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है। ये सब पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल पूछा गया, जितना पूछा जाए उतना करिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीजन प्रोपेनवानॉल। फर्स्ट है प्रोपेनवानॉल, क्या भी CH3 CH2 CH2OH विथ एल्कलाइन KMnO4, ये क्या भाई KMnO4 है। ये KMnO4 क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या देगा हमें ये CH3 CH2 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल, ब्रोमीन देखो फिनॉल आ गया, ये फिनॉल है, फिनॉल के साथ बेटा रिएक्शन सब लिखवाई गई है, सिर्फ आपको याद करना है। CH2 Br2 क्या बन जाएगा यहाँ पर आर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, वी गेट आर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, क्लियर स्टैच बन जाएगा ये। और नेक्स्ट क्या पूछा गया, फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3, तो देखो फिनॉल आ गया आपके यहाँ पर, ये फिनॉल है ये विद डाइल्यूट HNO3, यहाँ लिखोगे डाइल्यूट HNO3 के साथ डाइल्यूट HNO3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बन जाएगा पैरानाइट्रो। दिस इज मेजर, यहाँ पे इसकी इसमें ध्यान देना भी कहा, फिर इंट्रामालिकुलर बॉन्डिंग के साथ वो मेजर होता है। नेक्स्ट है इसके बाद, अब देखो ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान से कर लेना आप लोग, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। ये पूछा गया इस पैरामैग्नेटिक, हालांकि देखो अगर एक नंबर में है तब तो कह सकते हो कि अगर पैरामैग्नेटिक्स का इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर 2 नंबर में या 3 नंबर में तो थोड़ा सा मतलब हाथ हिलाने की कोशिश करिए, मेहनत करिए इसमें, ठीक है, तब जाके नंबर मिलेगा आपको। देखो अब यहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं, इसका एक्सप्लेन करो यहाँ पे, यहाँ क्या भाई पैरामेट्रिक क्यों है, क्रोमियम क्या होता है कन्फिगरेशन यहाँ पर 3D5 और ये 4s1, यहाँ पर Cr किस में है Cr3+ में है, 3+ का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ से 2 अंश निकाल दिया गया, 3D3 और ये 4s0, 3D3 का मतलब क्या होगा यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3, तो इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस इज पैरामेट्रिक इन नेचर। अब जो NiCN4 है, NiCN4 में क्या भाई Ni देखिए यहाँ पर Ni कितना होता है 3D8 और ये 4s2, Ni यहाँ पर किस में है Ni2+ में है, क्या बन जाएगा ये 3D8 और ये 4s0। अब 3D8, अब यहाँ पर देखो फिर लिखोगे NiCN4 पर -2 है मान लो, तो 3D8 हमारा है 1 2 3 4 5 4s और यहाँ क्या है 4p होता है। तो हम देखो अब इसमें पेयरिंग हो जाएगी, 8 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर ये 0 है, इट है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है बेटा, आगे आ जाइए 28वां। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले से सॉल्व कर लिया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचेगा भी, समझाने का मौका मिलेगा। स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हेनरी लॉ क्या होता है भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लाइन में क्या लिखोगे एक लाइन में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, बस। और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर P इक्वल टू क्या लिखोगे P इक्वल टू KH इंटू एस, तुम्हारा क्या फॉर्मूला हो गया ये। और इसका एप्लीकेशन पूछा गया, इसका एप्लीकेशन क्या भाई, पहला डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। दूसरा फिर सी डाइवर मूविंग डाउनवर्ड, प्रेशर इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2NO2 इन ब्लड इंक्रीजेज, O2 गया ब्लड के अंदर अपना काम किया, क्या फॉर्म कर लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, N2 रिमेन्स डिजॉल्व इन ब्लड। लेकिन कहानी तब उल्टी होती है जब सी डाइवर ऊपर आएगा तब, व्हेन सी डाइवर मूविंग अपवर्ड प्रेशर डिक्रीजेज, N2 try to come out through different veins by forming bubbles which create blockage and a painful effect is created which is known as bends, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं bends। और तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि person living at high altitude suffering from weakness and even low thinking problem due to less concentration of oxygen in blood, the situation known as anoxia। तो आप इसको कह सकते हो। देखो यहाँ क्या पूछा गया, हेनरी लॉ कांस्टेंट, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट किस में दे रखे हैं, पास्कल में दे रखे हैं। देखो यहाँ पर ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2। मतलब 500 ml सोडा वाटर में 2.5 atm पर क्या प्लेस किया गया CO2, ठीक है। 500 ml सोडा वाटर मान लो कोई है, उसके अंदर क्या प्लेस किया गया 2.5 atm पर CO2 प्लेस किया गया है। अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना है 1.67 10 पावर 8, हमें क्या बताना है कि उसके अंदर कितनी CO2 डिजॉल्व है। तो अगर
क्वांटिटी की बात आ गई तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स क्या हमारा, एक्स इज मोल फ्रैक्शन, हम निकालेंगे यहाँ से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। देखो अब P इक्वल टू KH इंटू एक्स आ गया, एक्स क्या आएगा P बाई KH। P क्या हमारा, देखो ये ATM में था, हमने इसको किस में चेंज किया, पास्कल में, और फिर ये वैल्यू आने के बाद देखो दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 डिजॉल्व इन सोडा वाटर। अब ध्यान देना, अगर उस गैस का मोल फ्रैक्शन उतना कम है तो वो सोडा वाटर के कंपेयर में गैस काफ़ी कम है, तो हम यहाँ पर एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि जो हम ऐसे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज व्हाट, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई, मतलब नो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन CO2 H2O के कंपेयर में काफ़ी कम है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, सिंपल इसको क्या चलेंगे, सिर्फ H2O लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है 500/18, कितना आ गया 27.7। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज दिस क्वांटिटी इंटू 27.7, ये वैल्यू आ गई। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास है, मोलर मास, तो मास क्या आ जाएगा, मोलर मास कितना CO2 का 44, इसको फिर क्या करोगे 44 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब कि 1.8 ग्राम CO2 डिजॉल्व है कितने में, 500 सोडा वाटर में। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT के इंटेस्ट का क्वेश्चन, इसका लोग देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट इसको देखिए, गिव रीजन फॉर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखो एनी 3 का हम चारों करते हैं। pKb ऑफ एनिलीन, pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन, भाई कराया गया कई बार क्वेश्चन कराया गया। फर्स्ट देखिए एनिलीन क्या, भाई एनिलीन हमारा क्या, एनिलीन इज NH2, ध्यान दो एनिलीन इज NH2, तो पूछा गया कि pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइलेमाइन, मोर देन मिथाइल, ये देखो मिथाइलेमाइन है, ये इसी मिथाइलेमाइन, ठीक है। तो देखो एनिलीन के ऊपर जो लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एनिलीन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस लेस एबल फॉर डोनेशन, बट यहाँ पर क्या इंटेंसिफाई हो रहा है, इसका मतलब क्या कि मिथाइलेमाइन इज मोर बेसिक देन इथाइलेमाइन, सॉरी मिथाइलेमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, और वी नो दैट बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb। तो देखो यहाँ पर क्या ये लेस बेसिक है, इसका मतलब क्या, इसका pKb क्या होगा, pKb क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, pKb ज़्यादा होगा उस केस में, ठीक है। pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइलेमाइन। देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो अमीनो ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, अमीनो ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इट फॉर्म सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। देखो ऐसा है, जो नाइट्रेशन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, और मिनरल एसिड क्या होता है, जो H+ फर्निश करेगा, तो जैसे H+ निकलेगा एनिलीन लोन पर लेकर के बैठा हुआ है, ट्रैप करके क्या फॉर्म करेगा, एनिलीनियम आयन विच स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो नाइट्रेशन जो होता है, ठीक, अगर वैसे तो यहाँ पे क्या NH2 है मान लो ये, अब यहाँ पर NH2 जो होगा अगर हम कराएंगे मान लो क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवा रहे हो, तो +R की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल मूव टू आर्थो एंड पैरा पोजिशन जाना चाहिए, क्योंकि +R हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टन, ध्यान दो इस टाइप से, ठीक है। अब देखो लेकिन नाइट्रेशन का जो H+ होता है ये एक्सेप्ट कर लेता है एनिलीन, कौन है एनिलीन, और क्या फॉर्म करेगा ये एनिलीनियम आयन, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को उखाड़ के फेंकना शुरू करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। हम क्या, अब फिर जो NO2 जाएगा वो आर्थो पैरा पर तो गया ही, लेकिन कहाँ जाएगा ये मेटा पर, इवन जो मेटा पार्ट होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में फॉर्म होता है, मतलब पैरा से कम और आर्थो से ज़्यादा, देखो इस टाइप से, ठीक है। तो एनिलीन क्या होता है भाई, एनिलीन इज आर्थ, क्वेश्चन क्या है, एनिलीन इज इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट इट आल्सो फॉर्म ऑन नाइट्रेशन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। तो देखो उसका रीजन यही है कि जो नाइट्रेशन होता है इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, एनिलीन एक्सेप्ट प्रोटॉन ऑफ HNO3 एंड फॉर्म एनिलीनियम आयन व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग। नहीं देखो उसके बाद एनिलीन डजंट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, कई बार पूछा गया, कई बार बताया भी गया आप लोगों को। देखो एनिलीन डजंट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन क्या है यहाँ पर, एनिलीन देखिए एनिलीन पर फिर वही कहानी, ये लोन पेयर है, ठीक है, और AlCl3 क्या है भाई, लुईस एसिड होता है जो कि लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये सॉल्ट बनाना शुरू कर देगा, क्या बनाना शुरू कर देगा, सॉल्ट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। देखो इस टाइप से इट कैन फॉर्म सॉल्ट विच एनिलियम है, ठीक है। एनिलीन तो क्या लिखोगे
कि लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन एनिलीन इज एक्सेप्टेड बाय AlCl3, या लिखोगे कि AlCl3 यूज्ड इन फिडलक्राफ्ट रिएक्शन get binded with aniline and involved in salt formation which act as deactivating group for further reaction. Hence aniline doesn't undergo Friedel-Crafts reaction. अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या भाई, इथाइलेमाइन इज सॉल्व इन वाटर वेरेज एनिलीन इज नॉट। वही कहानी देखो, इथाइलेमाइन क्या भाई, इथाइलेमाइन ये है, देखो इथाइलेमाइन CH3 CH2 और ये क्या NH2। तो इसके पास दो H हैं जो किस में इन्वॉल्व होंगे, दो एसिडिक H हैं जो किस में इन्वॉल्व हैं, H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। एनिलीन क्या भाई, एनिलीन के पास जो होता है ना, देखो ये जो भाई ये बल्की ग्रुप है, ये दिस इज बल्की ग्रुप, हाइड्रोफोबिक भाई, ऐसा है भाई। NH2 यहाँ भी है, NH2 यहाँ भी है, लेकिन ये एनिलीन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है और ये डिजॉल्व होता है। कहानी क्या भाई, देखिए कि इथाइलेमाइन के पास दो एसिडिक H हैं विच इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग, लेकिन एनिलीन के पास क्या हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, फिर डजंट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखो अब यहाँ पर समझिए, क्लोरोबेंजीन क्या है भाई, क्लोरोबेंजीन ये है, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्या है, जैसे साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, देखो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ये है और ये क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर होता क्या है, देखो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट क्लोरोबेंजीन CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो जो CX बॉन्ड है ये छोटा हो जाएगा, और हमें पता है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस घट गया, डायपोल मोमेंट घट जाएगा उस केस में। लेकिन इस टाइप का कोई प्लस आर इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है, दैट्स वाई साइक्लोहेक्साइड क्लोराइड जो होता है उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब ये पूछा गया भी, ऑल्दो अमीनो ग्रुप ऑल्दो एल्काइल हैलाइड दो पोलर बट इमिसोल इन वाटर। देखो उसके दो रीजन हैं, एक तो एल्काइल हैलाइड डजंट फॉर्म इंटर मालिक्यूलर H बॉन्डिंग इन वाटर, पहला रीजन तो आप लिख करके हट सकते हो। दूसरा कि जब हेलोएल्केन तो वाटर के कंटेक्ट में आएगा तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक इंटर मालिक्यूलर H बॉन्डिंग ऑफ वाटर। तो क्या लिखोगे, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन हेलोएल्केन एंड वाटर इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक इंटर मालिक्यूलर H बॉन्डिंग ऑफ वाटर। ठीक है, उसको आप लिख सकते हो। ग्रिग्नार्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भाई, RMgX। अगर हम ये क्या करता है, इट कैन रिएक्ट इवन विथ ट्रेस ऑफ वाटर, और क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और क्या बन जाएगा यहाँ पर MgOH और X। क्या लिखोगे, क्या पूछा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो क्या लिखोगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स इवन विथ ट्रेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन। बनाना था दूसरा, बन गया दूसरा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भी। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। एन ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, देखो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 CH2Cl। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है, इट परफॉर्म एलिमिनेशन, जिस कार्बन पर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फिलहाल ये कर सकते हो, हालांकि इसको हम शिफ्टिंग करा के ब्यूटेन भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम ईथर। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम, सिंपल ग्रिग्नार्ड बने यहाँ पर, ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाएगा, ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड। नेक्स्ट मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम। देखो मिथाइल ब्रोमाइड क्या भाई, ये है CH3Br इज ट्रीटेड विद सोडियम। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो ये सोडियम है यहाँ पर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ड्राई, तो क्या बन, और रिएक्शन है, क्या बन जाएगा ये CH3 और ये CH3। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भी। अब 31st क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब देखो ये हमारे सेक्शन D के क्वेश्चन हैं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनमें कुछ पैराग्राफ बेस्ड हैं। पूछा गया भाई, देखो क्या पूछा गया है, प्रोटीन। अब देखो ऐसे ही है ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तब देना शुरू कर दिए, नहीं आता है तो ठीक है, अब देखो उसमें हो सकता है कि आंसर मिला, क्योंकि इंग्लिश का पैराग्राफ नहीं कि आंसर उसके अंदर होगा। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। कौन सा भाई,
इंट्रा मालिकुलर एच बॉन्डिंग, एक लाइन में क्या लिखोगे, इंट्रा मालिकुलर एच बॉन्डिंग। दूसरा, व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। तो सिर्फ क्या लिखना है पर इंट्रा मालिकुलर एच बॉन्डिंग, यहाँ क्या लिखना है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्बिलिटी ऑफ वाट, सॉल्बिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हैलो एसिड। तो सिंपल क्या लिखोगे, अमीनो एसिड फॉर्म एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग विद वाटर, दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्बिलिटी ऑफ अमीनो एसिड इन वाटर इज हाई एज कंपेयर टू हैलो एसिड। फिर को क्या पूछा गया, व्हाट आर द एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड गिव एग्जांपल। ये आप लोगों को नोट्स में लिखवाया गया, इसको आप रट जाना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे आइए, देखो फिर नेक्स्ट, अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर फिर वही कहानी, ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड पैराग्राफ है, ये इस पैराग्राफ बेस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पूछा क्या है, देखिए फॉर इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है। देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का थिन लेयर विच अलाउ स्मॉलर पार्टिकल लाइक वाटर या लिक्विड टू फ्लो कह सकते हो, बट इट डजंट अलाउ पार्टिकुलेट्स हुज साइज इज मोर देन पोरस साइज, दैट्स वाई मीन्स हम क्या लिखेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, एक सब्सटेंस विच अलाउ वाटर और वेरी फाइन पार्टिकल टू मूव थ्रू इट, इट्स बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जनरल एग्जाम्पल क्या होता है, सेलोफेन शीट, एनिमल ब्लेडर, ये हमारे क्या है, दिस एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वाटर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सिंपल टू सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक इफ दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ दिया गया क्या, ये वैल्यू है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इन पास्कल एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मास दिया गया है। ऑफ पॉलीमर्स का मोलर मास कितना दे रखे हैं, 1,85,000 इन 450 ml ऑफ वाटर 37 डिग्री सेल्सियस पर दे रखे हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें समझिए ध्यान से, देखो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT, सी क्या है कंसंट्रेशन और सी क्या होता है N/VRT, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाई मोलर मास। देखो क्या 1 ग्राम दिया गया है, इसका मोलर मास आ गया, मास बाई मोलर मास, वॉल्यूम कितना 450 ml, हमने इसको लीटर में चेंज कर लिया। ये गैस कांस्टेंट है, टी हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वैल्यू कितनी आ गई 30.95 पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, अब देखो बेटे सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनको समझो पहले। कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो ऐसा है, यहाँ Ag2+ है और क्या Ni2+ है, उन सबके मोलर मास दे रखा है, सॉरी कंसंट्रेशन दे, मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है, और हमें क्या देखा है ई सेल। तो पहले देखो क्या Ni+2Ag+, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या भाई Ni+2Ag+, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, Ni+2Ag+, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.002, 2Ag+ का कितना है 0.002 मोलर, और हमें क्या दिया गया इसके बाद, इट गिव्स Ni2+ + 2Ag 0.160, Ni2+ 0.160 + 2Ag, और यहाँ पर E0 सेल कितना है, हमें E0 सेल दिया गया है, E0 सेल इज 1.05 वोल्ट 1.05 वोल्ट। देखिए हमें ई सेल निकालना है बेटे, ध्यान दो। तो सबसे आपको बताया गया था कि नस्ट इक्वेशन को टैकल करने के लिए आप 3 स्टेप फॉलो करो। पहले E0 सेल तो आपको दे दिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर निकालो n कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर n कितना है, n हमारा है 2, कैसे भाई, यहाँ n कितना, देखो कितना चार्ज है 0, और एक इसमें चेंज हुआ +2 में। अब हम लिखेंगे क्या EMF या ई सेल क्या हो जाएगा, ये E0 सेल माइनस 0.059/n, और फिर क्या लिखोगे log Ni2+ बाई Ag+ का स्क्वायर, ये कितना दे रखे हमें 1.05 माइनस 0.06/2 log Ni2+ कितना है 16 × 10⁻², और ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो देखो 2 × 10⁻³
10⁻⁶ ऊपर 10⁻⁴ हो जाएगा। ये 4 मीन्स वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, क्या लिखोगे 1.05 माइनस इसको लिख देते हैं 0.03 और यहाँ क्या हो जाएगा log 4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब क्या आ जाएगा ये 1.05 माइनस 0.03 इंटू 4.6 आ जाएगा वैल्यू। अब इसका लोग सॉल्व करना है सिंपल, ये वैल्यू आ जाएगी इतना वोल्ट आ जाएगा इतना। ठीक है, और नेक्स्ट इसका देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2F। देखो हम यहाँ पे यहीं पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर देखिए यहाँ पर ही डेल्टा जी नॉट क्या होगा अभी, डेल्टा जी नॉट होता है कि माइनस NF ई नॉट सेल, NF ई नॉट सेल N कितना है तो यहाँ कितना है 6 है, ये 2 3 या 6 से कितने किस में चेंज हो रहा है 4 में, N इक्वल टू 2, F कितना होता है 96500, ई नॉट सेल कितना दिया हमें 0.236। क्या करोगे इसको डिवाइड करो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल में आ जाएगा ये। अभी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, इसको आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, देखिए सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर देखो। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 96500 इंटू 0.236 डिवाइड बाई 1000 तो वैल्यू आ गई बेटे 45.548। कितना आ गया ये 45 माइनस 45.5 किलो जूल पर मोल। देखो ये वैल्यू आ गई। डायरेक्ट हमें क्या अप्लाई करना है फॉर्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल का। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला भाई, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई N log Kc। यहाँ से क्या हो जाएगा ये log Kc क्या होगा, N कितना हमारा 2 इंटू ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल हमारा है 0.236 बाई 0.05। अब इसको बाई चांस से 4 टाइम हो जाता है तो वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो यहाँ से Kc कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा Kc हो जाएगा 10⁻8 डायरेक्ट, Kc वैल्यू 10⁻8। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इसको। अब देखिए इसके बाद अब ये क्वेश्चन देखो भाई ये अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि NiNO3 का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रोड में प्लेस किया गया है, 5 एम्पियर की करंट पास की जा रही है 20 मिनट के लिए, तो कितना मास डिपॉजिट होगा 5 एम्पियर की करंट फॉर 20 मिनट। NiNO3 का होल ट्वाइस, तो इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा ये Na2 प्लस के फॉर्म में। Na2 प्लस कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इंटू Ni में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, देखो हम पहले बार हमारे पास चार्ज कितना है, Q क्या देखो Q इक्वल टू होता है IT, I क्या अभी 5 एम्पियर के करंट कितने मिनट के लिए 20 मिनट के लिए, उसके में चेंज करो सेकंड में कितना आ गया 6000 कूलम आ गया, 6000 कूलम। हमारे पास देखो 5 एम्पियर की करंट हम पास करते हैं 20 मिनट में, तो वी हैव 6000 कूलम ऑफ चार्ज। इतना चार्ज है हमारे पास, इतने चार्ज से कितना निकल डिपॉजिट होगा हमें बताना है। तो हमें पता क्या कि 2 इंटू 96500 कूलम से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 59 ग्राम। 59 ग्राम ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड। तो 1 कूलम से कितना हो जाएगा भाई, 1 कूलम से हो जाएगा 59 बाई 2 इंटू 96500 है 6000 कूलम से 6000 इंटू 59 बाई 2 इंटू 96500। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम बचाने के लिए आप लोग करना है इसको, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, वो हमें यूज़ करना होता है केवल ही। 6000 इंटू 59 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 96500। देखो वैल्यू आ गई बेटे ये 1.83 ग्राम। कितना आ गया ये 1.83 ग्राम, ये वैल्यू आ गई सिंपल। देखिए पर ध्यान से फिर दोबारा समझ लो, पूछा क्या गया है 5 एम्पियर की करंट को 20 मिनट के लिए पास करते हैं निकल नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कराने में, तो कितना निकल डिपॉजिट होगा। तो भैया सिंपल 5 एम्पियर की करंट 20 मिनट पास करने पर इतना चार्ज डेवलप होगा। कितना चार्ज डेवलप होगा, चार्ज डेवलप विल बी 6000 कूलम। हमें पता है क्या कि 2 इंटू 96500 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा यहाँ पर 59 ग्राम। 1 कूलम से हो जाएगा, हैंस इतने कूलम से 1.83 ग्राम ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड। अगला देखो भाई क्या है यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ, देखो अभी यहाँ दे रखे हैं 0. देखो ध्यान से 0.00241 कंडक्टिविटी दिया गया है 0.00241, ठीक है 0.002। देखो यहाँ यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं इसको। देखिए
कंडक्टिविटी सी कितना दिया गया है 0.00241, ये हो गई कंडक्टिविटी आ गई, ठीक है। फिर देखो उसके बाद सॉरी कंसंट्रेशन हो गया, ये कंडक्टिविटी कितना है इसका 7.896 10 पावर -5, 7.896 10 पावर 7.896 इंटू 10 पावर -5, ये क्या हो गया आपका, दिस इज कंडक्टिविटी कप्पा हो गया ये, ठीक है। हमें निकालना क्या भाई, अब देखिए इसमें क्या है, और इसका लैम्डा इनफाइनाइट हमें दिया गया कितना 390.5, 390.5 है लैम्डा इनफाइनाइट, 390.5 इज लैम्डा इनफाइनाइट। देखो बेटे ऐसा ना, इस पर एक क्वेश्चन बढ़िया बनेगा ये, हमें वैल्यू दी गया, पहले हम क्या निकालेंगे, लैम्डा एम सी निकालेंगे। लैम्डा एम सी क्या होता है, कप लैम्डा एम सी विल बी कप्पा इंटू 1000/c, ठीक है। तो हमारे पास कप्पा दिया गया है, निकाल लोगे। हमें लैम्डा इनफाइनाइट दिया गया है, तो हम अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा क्या होगा भाई, लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम इनफाइनाइट, याद जाएगा। फिर क्या निकालोगे, के क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर बाई 1। मानिए आप लोग सॉल्व करके देखोगे, सुनो ध्यान से, देखिए हमें कंसंट्रेशन दिया गया है 0.00241 मोलर, हमें लैम्डा इनफाइनाइट दिया गया है 390.5, ये क्वेश्चन में गिवन है। लैम्डा इनफाइनाइट कितना है 390.5 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें कंडक्टिविटी दी हुई है, यहाँ से हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन कप्पा इंटू 1000/c, ये वैल्यू आएगी। हमें लैम्डा इनफाइनाइट दिया गया है, हमें उसका निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या होगा, लैम्डा एम सी बाई लैम्डा इनफाइनाइट। अल्फा आने के बाद फिर क्या लिखोगे, हमें निकालना, देखो ये के है जिससे डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये कप्पा ये हमारी कंडक्टिविटी है, तो के क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। सॉल्व करना है इसको, ये होमवर्क टाइप है, ध्यान दीजिए, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना पेपर में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब भाई अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ऑर्गेनिक कंपाउंड C9H10O फॉर्म 2,4, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड C9H10O फॉर्म 2,4 DNP डेरिवेटिव रिड्यूस। देखो C9, देखो हम वैसे गेस करके चलते हैं, C9H10O है तो इसके अंदर एक बेंजीन रिंग तो होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि C और H का रेशियो अराउंड कितना है 1 है, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे तो डी उसका 4 आएगा, वैसे 4 से भी ज़्यादा आएगा, हो सकता 18, हाँ ठीक है। तो उसका देखो इसके अंदर एक बेंजीन रिंग होगा। अभी कह रहा है 2,4 DNP दे रहा है, 2,4 DNP था, इसका मतलब क्या है, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ठीक है, 2,4 DNP। और फिर कह रहा है रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। भाई देखो ऐसा कि अब ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलेंस को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या, एंड अंडरगो कैनिजारो, कैनिजारो जा रहा है मीन्स यहाँ पर क्या है, कैनिजारो का मतलब क्या, यहाँ पर CHO इधर आ गया ये, ठीक है। एंड अंडरगो रिड्यूसेस टॉलेंस एजेंट, ठीक है, ये क्या, दिस कंपाउंड विल अंडरगो कैनिजारो एंड रिड्यूसेस टॉलेंस एजेंट ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट फॉर्म 2,4 बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बाकी जो कार्बन बचेगा हमारा क्या, इधर आ जाएगा, सिंपल ये। देखो अब पूछा गया क्या बेटा कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो ये फॉर्मूला हमारा ये हो गया, मतलब सिंपल, ये देखिए आएगा, फिर समझ लीजिए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C9H10O। तो कंपाउंड हो सकता है कि एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्कोहल हो, तीन अभी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, वो एक O के बेसिस पर। लेकिन ये 2,4 DNP दे रहा है तो एल्कोहल हटा दो, रिड्यूसेस टॉलेंस दे रहा है कीटोन हटा दो, अब एल्डिहाइड है। कैनिजारो दे रहा है तो वो एल्डिहाइड है जिसके साथ, जिसमें बेंजीन के साथ CHO अटैच है, मीन्स दैट डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि हो गया। बाकी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या दे रहा है 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स जो रेस्ट पार्ट है वो दोनों क्या एडजेसेंट है, सिंपली। अभी हमारा कंपाउंड हो गया। अब क्या लिखे, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। कंपाउंड हो गया, इसकी रिएक्शन लिख सकते हो, अगर अभी था कि बोला नहीं गया है बट रिएक्शन में लिखवा दे रहा हूँ। रिएक्शन लिखने के लिए हो सकता है पूछ दें, क्योंकि ठीक है देखो इस टाइप से। अब रिएक्शन क्या भाई 2,4 DNP दे रहा है, तो 2,4 DNP क्या होता है H2N, और ये क्या NH, देखो दिस इज 2,4 DNP, दिस इज 2,4 DNP है ये। और क्या दे रहा है भाई, इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट 2Ag NH3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस, टॉलेंस को रिड्यूस कर रहा है। और क्या दे रहा है भाई, कैनिजारो दे रहा है। कैनिजारो कैसे करते हैं हम, यहाँ पर कंसंट्रेटेड KOH डाल दो, और क्या दे रहा है विगरस ऑक्सीडेशन डाल दे, यहाँ पर क्या CrO3, क्या CrO3। अब देखो भाई प्रोडक्ट कौन कौन सा बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है भाई, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से H2 निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये इसके साथ क्या बनाएगा CH, ठीक है।
यहाँ पर बनेगा CH डबल बॉन्ड N और ये NH, यहाँ है C डबल बॉन्ड N और NH, ठीक है। और फिर यहाँ पर NO2, this is 2,4-DNP derivative of this compound, 2,4-DNP derivative of this compound, ठीक है, 2,4-DNP derivative of this compound, ठीक है। देखो यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, टॉलेंस में क्या करेगा भाई, टॉलेंस में सिर्फ कुछ नहीं, इस जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको किस में चेंज करेगा, CO माइनस में, बाकी पोर्शन यही रहेगा CH2 और ये CH3 प्लस 2Ag सिल्वर मिरर और प्लस 4NH3 प्लस 3H2O, 4NH3 प्लस 3। जब रिएक्शन बोलेंगे तब आपको लिखना है, अदरवाइज तो सिंपल आइडेंटिफाई कंपाउंड को आइडेंटिफाई करिए। ये क्या होता भाई, कहने जा रहा हूँ अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, बनेगा अल्कोहल एंड करस्पॉन्डिंग साल्ट ऑफ एसिड। अल्कोहल क्या बन जाएगा अभी, देखो अल्कोहल बन जाएगा जी, अल्कोहल बन जाएगा CH2OH और ये CH2CH3 यहाँ बन जाएगा क्या, CH2CH3 प्लस यहाँ बन जाएगा क्या, COOK सॉल्ट ऑफ एसिड और यहाँ CH2 और ये CH3। और फिर पूछा गया भाई ऑन वेरियस ऑक्सीडेशन इट गिव्स बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो COOH और ये CO। अच्छा क्वेश्चन बेटे, ये ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़्यादा चांस है पूछ आने का, ठीक है। देखो फिर उसके बाद आ जाइए आप, अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, फिर वही कहानी, यहाँ पर भी उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन और भी इसके बाद, ठीक है। यहाँ देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2, C8H16 है, इसका मतलब C और H का रेशियो क्या है, डबल है, मीन्स ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, सिंपल, ठीक है, क्योंकि इसका 2 O2 भी आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, सल्फ्यूरिक एसिड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। देखो इसका मतलब क्या कि 2O का मतलब क्या, ये आपका हो सकता है कि एसिड हो या एस्टर हो, लेकिन ये खुद का कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड तो देगा नहीं, यानी कि हमारा एस्टर है ये। तो हम क्या लिखेंगे कि देखो वहाँ क्या पूछा गया कि कोई कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए ऑन हाइड्रोलिसिस, कंपाउंड ए ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस। मान लो क्या दे रहा है ये, कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी। कंपाउंड सी क्या है, एल्कोहल है, कंपाउंड बी क्या है, एसिड है, और कंपाउंड सी ऑक्साइड हो क्या दे रहा है, फिर ये देखो कंपाउंड बी दे रहा है। एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सी का हम कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, क्या डाल रहे हैं यहाँ पर, कॉन्क H2SO4, तो क्या बन रहा है, ब्यूटीन बन रहा है, क्या बन रहा है, ब्यूटीन, इट गिव्स ब्यूटीन, ठीक है, 2 3 4 देखो ब्यूटीन ऐसे बना लो, ब्यूटीन दे रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर ये ब्यूटीन है तो ये ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेनॉल है तो ब्यूटेनिक एसिड है, तो ब्यूटेनॉल क्या बन गया, देखो CH3 CH2OH, ब्यूटेनॉल कंपाउंड से ब्यूटेनॉल, कंपाउंड बी हमारा ब्यूटेनिक एसिड बन गया ये, CH3 CH2 ये ब्यूटेनिक एसिड बन गया ये, और ये बन जाएगा ब्यूटाइल ब्यूटनोएट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3 सिंपल। देखिए कंपाउंड ए है हमारा ब्यूटाइल ब्यूटनोएट, ठीक है, ब्यूटाइल एल्काइल, देखो ब्यूटाइल एल्काइल ब्यूटनोएट, ये इसका करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, बन रहा कंपाउंड बी और कंपाउंड सी। कंपाउंड सी हमारा क्या, ब्यूटेनॉल है, कंपाउंड बी हमारा क्या, ब्यूटेनिक एसिड है, और सी के डिहाइड्रेशन से क्या बना, ब्यूटीन। तो हम आइडेंटिफाई कर ली, इस पर आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन करोगे इसको। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद भाई, अब यहाँ क्या पूछा गया, ऑन व्हाट ग्राउंड, देखो ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से दैट जिंक इज ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी एटॉमिक नंबर 21 इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट एटॉमिक 30 इज नॉट। देखो ऐसा है, Zn2+ और स्कैंडियम 2+, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अनपेयर इसके अंदर नहीं है। तो जितने एलिमेंट्स हैं अगर उनके +2 में एक भी अनपेयर है तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो। जिंक डजंट हैव एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन +2 स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट E0 वैल्यू, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, M2+ कॉपर इज पॉजिटिव। देखो इसमें इसका रीजन है, जो E0 वैल्यू हमारा +2 है,
E reduction potential of zinc is made up of three values basically. It's composed of three values. क्या? एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन. हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है उसकी क्या होती है? काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू आयोनाइजेशन एंड एटमाइजेशन. दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव पॉइंट लैंग्वेज में लिखना है कि आयोनाइजेशन एंड एटमाइजेशन इज मोर कंपनसेटेड, या सम ऑफ आयोनाइजेशन एंड एटमाइजेशन इज मोर एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन. जो हाइड्रेशन क्या निगेटिव होता है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. अच्छा क्वेश्चन भाई पेपर में पूछा सकता है. लेंथ एट कंट्रैक्शन ग्रेजुअल डिक्रीजेस इन एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियाई ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस लेंथेनाइड इज कॉल्ड लेंथ एट कंट्रैक्शन. कॉज क्या है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट. दूसरा क्या है? फ्यूज शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल. दो रीजन दे सकते हो. और एक है आपका कॉन्सिक्वेंस. पहला क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. दूसरा बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और तीसरा कह सकते हो डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड. ठीक है. फाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड. एक लाइन में ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. नेक्स्ट है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन भी है, डाइक्रोमेट आयन पर पीएच का इफेक्ट क्या होगा? पीएच बढ़ाने पर इफेक्ट क्या डाइक्रोमेट आयन में? ठीक है. इफेक्ट आप देखो. अब डाइक्रोमेट आयन क्या भाई? डाइक्रोमेट आयन ये है Cr2 पर -2. डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन CrO4 पर -2. दोनों आपस में किस में होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं. डाइक्रोमेट आयन एंड क्रोमेट आयन किस में इक्विलिब्रियम लाइक दिस. बैलेंस करो. Cr2 है तो यहाँ लिखोगे 2Cr. 7 है यहाँ कितना? 8 है यहाँ क्या लिखोगे? H2O. H कितना हो गया? 2. यहाँ क्या लिखोगे? 2H+. अब देखो ये होता है ऑरेंज, ये क्या होता है बेटा? येलो होता है. ठीक है. पीएच क्या होता है? पीएच होता है आपका माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. अब ध्यान दो, अगर हम पीएच बढ़ाते हैं, अगर हम पीएच क्या करेंगे? बढ़ाएंगे. देखिए अगर हम पीएच क्या करते हैं? बढ़ाते हैं. पीएच बढ़ाओगे तो H+ घटेगा, और जैसे H+ घटेगा, H+ घटने का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है? फॉरवर्ड में जा रहा है. और कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो. क्लियर है अभी? ध्यान दीजिए. कलर चेंज ऑरेंज टू येलो. हम अगर मान लो यहाँ पे पीएच क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं. H+ क्या होगा? बढ़ेगा. H+ बढ़ने का मतलब क्या होगा? अगर H+ इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या? H+ बढ़ने का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो गया? बैकवर्ड में. कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज. येलो टू ऑरेंज जा रहा है सिंपली. तो ये सब सुनो ध्यान से. सो लिखना क्या है कि डाइक्रोमेट आयन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद क्रोमेट आयन लाइक दिस. रिएक्शन लिख दोगे. ऑन इंक्रीजिंग पीएच H+ डिक्रीजेस, equilibrium shift in forward direction, color changing from orange to yellow. On decreasing pH and plus increases, equilibrium shift in backward direction, color changing from yellow to orange. तो बेटे ये था हमारा सेट 4. सेट 5 कल डाल देंगे. 5 सेट जरूर करिए. चलो ऑल द बेस्ट.